Hello everyone, this is Jyoti Gupta and welcome back to my YouTube channel Learn with a Learner। तो आज हमारा प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का पार्ट 2 है। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बट वेयर इज माय मार्कर? ओके, तो हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि थोड़ी बड़ी थ्योरी है, इसलिए टॉपिक्स उसमें पॉइंट्स उसमें कुछ ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनकी जो थ्योरी का एक कंक्लूजन निकल के आता है, मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद आगे की फर्दर पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करूँगी। तो उनका थ्योरी का जो क्रक्स है वो यही है कि चाइल्ड born with some mental and cognitive structure या कह सकते हैं स्किल्स which develops and attains its maximum growth। चाइल्ड जो होते हैं वो कुछ मेंटल एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ ही बॉर्न होते हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं और अपनी मैक्सिमम ग्रोथ तक पहुंच जाते हैं। अटेन्स इट्स मैक्सिमम ग्रोथ at the age of 14 or 15 years। 14 और 15 years यानी कि जो बच्चे होते हैं वो कुछ मेंटल यानी कि संज्ञानात्मक कौशल के साथ ही पैदा होते हैं और जो कि स्टेजेस में डेवलप होता है हर ईयर और पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है 14 से 15 साल की एज तक। उनका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यानी कि जो उनका माइंड है, जो उनका ब्रेन है, जो उनका मेंटल स्किल्स है, थिंकिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ब्रेन स्टॉर्मिंग का, इमेजिनेशन का, अंडरस्टैंडिंग का, परसेप्शन का, इन सभी चीज़ों का जो 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 स्किल है वो 14 और 15 ईयर्स तक अपनी मैक्सिमम ग्रोथ ले लेता है। 14 और 15 ईयर्स तक पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। ये पियाजे की थ्योरी है। अब इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी तो उनकी स्टेजेस को भी डिस्कस करना बाकी है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं, पियाजे ने कुछ फैक्टर्स की बात की है, कुछ 4 फैक्टर्स की बात की है। 4 फैक्टर्स दिए हैं, उन्हें आप ऐसे लर्न कर सकते हैं MESE से। 4 फैक्टर्स वो है क्या? दिखाई दे रहा है? हाँ, फर्स्ट वो क्या है? वो है मैच्योरेशन। ओके, फर्स्ट है मैच्योरेशन, सेकंड है एक्सपीरियंस, थर्ड है सोशल इंटरैक्शन, एंड फोर्थ है इक्विलिब्रेशन। इनकी हिंदी में साथ साथ बता देती हूँ। मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, सोशल इंटरैक्शन यानी कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया, एंड इक्विलिब्रेशन यानी कि उनके बीच में संगठन या संतुलन कह सकते हैं हम, उनके बीच में संतुलन। ये इनकी 4 फैक्टर्स इन्होंने दिए। अब ये 4 फैक्टर्स हैं क्या? मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता। पियाजे कहते हैं कि जो हेरिडिटी होती है, मैं दिख रही हूँ, हाँ,
जो हेरिडिटी होती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। जो हेरिडिटी होती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। एक्सपीरियंस क्या हुआ, बच्चा जो एक्टिविटी करता है, प्याजे ने जो मैंने कल पॉइंट बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिविटी के थ्रू नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वो जो एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी से जो उनको अनुभव मिलता है, यानी कि जो एक्सपीरियंस मिलता है, एक्टिविटी से जो उनको एक्सपीरियंस मिलता है वो सोशल इंटरेक्शन। प्याजे ने भी अपनी थ्योरी में सोशल इंटरेक्शन की बात की है, यानी कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट तो करेगा ना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ही रहेगा, इसलिए सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया, इसको हिंदी में कहेंगे सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो बच्चा अपने आसपास के वातावरण से, अभी मैंने क्या बताया था, क्या करता है बच्चा अपने आसपास के वातावरण से इंटरेक्ट करता है। अपने आसपास के वातावरण से इंटरेक्ट करता है। और इक्विलिब्रेशन यानी कि इन सभी चीजों के बीच में एक तरह से बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी है। कंफ्यूजन टू क्लैरिटी जाना। इक्विलिब्रेशन यानी कि बैलेंस बना रहना, बैलेंस, संगठन यानी कि बैलेंस, इन सभी चीजों में बैलेंस बना रहना। तो आप इन चारों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। इसमें से एक दो पॉइंट्स हैं जो अभी एक एक पॉइंट को मैं अलग अलग समझाऊंगी, पहले आप इन चारों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। जिसमें मैच्योरेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेट करता है। मैच्योरेशन से एक पॉइंट है, हम इनको रब कर देते हैं। ओके, अब जैसे बात करते हैं मैच्योरिटी। प्याजे ने अपनी थ्योरी में मैच्योरिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। कैसे? मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, हिंदी में हम इसे कहेंगे परिपक्वता। ठीक है, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। अब ये हेरिडिटी यानी कि बच्चा, सॉरी, प्याजे कहते हैं कि जो हेरिडिटी होती है वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेट करती है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा मैच्योर नहीं है तो हम उसे सिखा नहीं सकते हैं। बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे उसका जो कॉग्निटिव स्किल्स है, जो उसका कॉग्निशन है, जो उसका संज्ञान है, वो भी डेवलप होता जाता है। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है वैसे वैसे उसके कॉग्निशन का भी डेवलपमेंट होता जाता है, वैसे वैसे उसके संज्ञान का भी विकास होता है। इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ कि जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है साथ ही उसके संज्ञान का विकास होता है। यानी कि दोनों एक साथ चलता रहता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि एक 4-5 साल का बच्चा है तो जो मेंटल स्किल्स है या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो उसका कॉग्निशन है वो भी डेवलप हुआ है,
वो ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग खाली है, उसके कॉग्निशन यानी कि उसके अंदर अभी मेंटल स्किल्स डेवलप हुई हैं, बट वो मेंटल स्किल्स इतनी मैच्योर नहीं है कि आप एक 4-5 साल के बच्चे को 10th क्लास का मैथ पढ़ा दें। अब वो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जो बच्चे एक्सेप्शंस आते हैं वो अलग बात होती है। हम यहाँ नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं, यानी कि जो जैसे मान लीजिए 10 साल का बच्चा है तो उसके भी मेंटल स्किल्स डेवलप हुई हैं स्टेजेस के अकॉर्डिंग, उसकी भी मेंटल स्किल्स डेवलप हुई हैं, बट वो इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम उसको 10th क्लास का मैथ या हम उसको ये थ्योरी समझा सके, या हम उसको पियाजे की थ्योरी समझाने बैठ जाएं, या हम उसको कोई और चीज़ बताने चले जाएं जो उसकी मैच्योरिटी जिसके लिए वो मैच्योर नहीं है, 10-12 साल के बच्चे को हम बाइक नहीं सिखा सकते, हम उसे साइकिल सिखा सकते हैं, क्योंकि वो साइकिल सीखने के लिए उसकी जो बॉडी है वो मैच्योर हुई है, बट एक बाइक को सीखने के लिए उसकी बॉडी मैच्योर नहीं है। इसलिए पियाजे कहते हैं कि जो मैच्योरिटी होती है वो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, उनके माइंड से डायरेक्टली, उनके कॉग्निशन से डायरेक्टली रिलेट करती है। एक्सपीरियंस क्या था, जो बच्चा एक्टिविटी करता है उससे उसको अनुभव प्राप्त होता है। सोशल इंटरेक्शन क्या था कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण में इंटरेक्ट करता है। और इक्विलिब्रेशन क्या था, वो था इन सब में बैलेंस बना रहना, यानी कि संगठन, इन सब चीज़ों में बैलेंस बना रहना, इम्बैलेंस ना होना। ये कुछ फैक्टर उन्होंने बताए हैं। और पियाजे ने अपनी थ्योरी में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा फैक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। पियाजे ने बताया है एक ऐसा फैक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, और वो फैक्टर कौन सा है, वो फैक्टर है लैंग्वेज। ठीक है, पियाजे ने कहा है कि लैंग्वेज का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लैंग्वेज बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है, यानी कि लैंग्वेज जो है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है पियाजे ने। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट है इसमें जो कि बताया है, वो है ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी कि अहम केंद्रित वाक, इसको हिंदी में हम कहेंगे अहम केंद्रित वाक। अब ये ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होती है, पियाजे कहते हैं कि जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने आप से ही बातें किया करते हैं। जब वो अकेले होते हैं, लाइक वो खेल रहे होते हैं, तो वो अपने आप से ही बातें किया करते हैं, और उनका अपने आप से बातें करना ही ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। और पियाजे ने इसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं बताया, मतलब कहा है कि इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कोई यूज़ नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है पियाजे ने अपनी थ्योरी में। बट ये पॉइंट है तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। अहम केंद्रित वाक यानी कि जैसे बच्चा अगर खेल रहा है तो वो खुद को डायरेक्ट करता रहता है कि हाँ, इस टॉय को मैं ऐसे घुमाऊंगा, इसको मैं ऐसे करूंगा, इसको मैं ऐसे लेके जाऊंगा। आप ध्यान दीजिए, तो बच्चे अपने आप से बातें करते रहते हैं जब वो अकेले होते हैं। वो खेल रहे होते हैं तो भी वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, उनके मन में कुछ कारस्तानी चल रही होती है तो भी वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। उसी को ईगोसेंट्रिक स्पीच का है, यानी कि अहम केंद्रित वाक। और पियाजे ये भी कहते हैं कि बच्चा ये क्यों करता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है। क्या होता है,
बच्चा बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, इसलिए बच्चा ईगो सेंट्रिक स्पीच यानी कि अहम केंद्रित वाक करता है। बट इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको अपनी थ्योरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, बट इसकी बात प्याजे ने ही की है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स हैं जो एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ। अभी कुछ और पॉइंट्स बचे हैं जो कि हैं। अब बात करते हैं हम स्कीमा की। स्कीमा क्या होता है? इसको हिंदी में भी हम स्कीमा ही कहते हैं। स्कीमा का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसकी अलग अलग डेफिनेशन है, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। स्कीमा क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, लाइक हमने इस मार्कर को देखा, तो हाँ हमें पता चला कि ये एक मार्कर है, तो ये हमारे माइंड में इसकी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में गई, और ये जाके हमारे माइंड में इसकी इंफॉर्मेशन कि ये एक मार्कर है, इसकी इमेज और ये इसका नाम हमारे माइंड में जाके स्टोर हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम इस मार्कर को देखते हैं, तो जो हमारे अंदर हमारे माइंड में जो स्कीमा बना हुआ है, इसका जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वही निकल के आती है, और उससे ही हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये मार्कर है जब हम इसको दोबारा देखते हैं। यही होता है स्कीमा, यानी कि पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। या यूँ कह सकते हैं रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने सिंपली आपको बताया। या हमने किसी मान लीजिए हमने कैट को देखा, एक कैट देखी, तो हमने उसका एक इमेज अपने माइंड में बना लिया कि हाँ उसके 4 पैर होते हैं, उसका फेस ऐसा होता है, ये एक कैट है, तो उसका इंफॉर्मेशन, उसका एक स्कीमा हमारे माइंड में बन जाता है। और जब दोबारा हम उस चीज़ को देखते हैं या उस कैट को देखते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन, उस स्कीमा से ही हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हाँ ये कैट है। यही होता है स्कीमा, और इसको हिंदी में भी हम स्कीमा कहते हैं, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसकी बहुत ज़्यादा बात करते हैं प्याजे ने अपनी थ्योरी में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और उन्होंने बताया है कि ये जो स्कीमा है ये अपडेट होता रहता है। जो स्कीमा है ये अपडेट होता रहता है, इसकी पूरी प्रोसेस होती है। कैसे अपडेट होता है? स्कीमा अपडेट होता रहता है, और अपडेट होने की जो प्रोसेस है वो क्या है? वो एडेप्टेशन की प्रोसेस होती है। स्कीमा के अपडेट होने की जो प्रोसेस है वो एडेप्टेशन की प्रोसेस होती है। परिवर्तन तो चेंज हो जाएगा। अपडेट को हिंदी में क्या कहेंगे? मॉडिफाई कहेंगे, संगठन कहेंगे, नहीं ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा इसके लिए। ओके, स्कीमा अपडेट होता है थ्रू एसिमिलेशन। इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। स्कीमा अपडेट्स थ्रू। अब इसमें 2 फैक्टर्स आते हैं।
एक होता है एसिमिलेशन, दूसरा होता है एकोमोडेशन, और इन दोनों को, ये दोनों प्रोसेस आती हैं एडेप्टेशन के अंदर। ये दोनों प्रोसेस आती हैं एडेप्टेशन के अंदर। अब एसिमिलेशन क्या होता है और एकोमोडेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात्करण करना, आत्मसात्करण करना। अकोमोडेशन होता है संगठन या मॉडिफाई करना, एक तरह से कह सकते हैं। मुझे इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं याद आ रही है, ठीक है। एसिमिलेशन होता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना। एडिंग new information in the existing schema। जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें हम नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, और नई इंफॉर्मेशन से कभी कभी हम क्या होते हैं, हम यानी कि इक्विबलेशन में रहते हैं, यानी कि संगठन में रहते हैं, और कभी कभी हम कंफ्यूजन में भी चले जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना अकोमोडेशन कहलाता है, यानी कि हमारा जो स्कीमा है उसको मॉडिफाई करना। और एकोमोडेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो हमारा स्कीमा है उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसमें चेंज होता रहता है, वो मॉडिफाई होता रहता है। तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आगे समझाऊंगी। आज हम इसको इस पे ख़त्म करते हैं। अभी इसमें ये टॉपिक मुझे पूरा फिर से समझाना है अच्छे से, और इनकी 4 स्टेजेस है उसको बतानी है। मैं ट्राई करूंगी कि ये एक क्लास में कंप्लीट हो जाए, बट अगर एक में नहीं हुई तो 2 लूंगी, यानी कि प्याजे की टोटल 4 क्लासेस हो जाएंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका एक भी पॉइंट छूटे या फिर कहीं भी आपको कंफ्यूजन रहे। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपकी क्वेरी तुरंत सॉल्व होगी। ओके, इस क्लास को यही ख़त्म करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी और इसको मुझे दोबारा समझाना है, और अब स्टेजेस की बात करेंगे। अभी तक तो मैंने जितना जो पॉइंट्स आपको बताए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो आप हमेशा करते हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आप करेंगे ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए ना आए, समझ में ज़रूर आनी चाहिए। एंड आई होप आपको समझ में ज़रूर आई होगी। थैंक यू सो मच।